नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु शर्मा सरस्वती क्लासेस से। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि आर से पहले काफ़ी सारा सिलेबस कवर कराने की पूरी कोशिश करूँगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। कंप्यूटर सीरीज़ ऑलरेडी चल रही है और एक नई सीरीज़ हिस्ट्री की शुरू करने जा रहा हूँ आज से इस वीडियो से। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों एंशिएंट हिस्ट्री की, क्योंकि बच्चों को सबसे डिफ़िकल्ट यही लगता है। डिफ़िकल्ट लगने का कारण ये हो सकता है कि प्रॉपर ऑर्डर, टर्मिनोलॉजी समझ ना आती हो, या जिस तरीके से एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ना चाहिए उस तरीके से बच्चे ना पढ़ते हों। तो कोशिश करूँगा एंशिएंट हिस्ट्री को बहुत ही आसान तरीके से समझाने की, और इसके बाद आपको, मेरे को लगता है कि एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में जो आपकी धारणा है वो निश्चित रूप से बदलेगी। तो समय बचाते हुए शुरू करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री का पहला लेक्चर। दोस्तों एंशिएंट हिस्ट्री को हम बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। सबसे पहले प्राक ऐतिहासिक काल। इसका मतलब वो काल जब मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था, और ना ही उसने कुछ लिखा, और ना ही हमें कुछ ऐसे प्रमाण अभी तक मिले हैं। तो इसमें आपका पूरा का पूरा जो पाषाण काल है वो आता है इसके अंतर्गत। फिर आता है दोस्तों आग ऐतिहासिक काल। इसमें मानव लिखना पढ़ना जानता था, उसने टेक्स्ट या साहित्य लिखा भी, लेकिन पूरी तरीके से या तो वो उपलब्ध नहीं है, और या हम उसको पढ़ नहीं पाए हैं। जैसे इसका एक प्रमाण आपको बताऊं, सिंधु सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता का एक 10 चिन्ह वाला स्तंभ लेख मिला है धौलावीरा से, लेकिन आज तक हम उसको पढ़ नहीं पाए हैं। लेकिन जो हमारा वैदिक साहित्य है उसको हम पढ़ पाए हैं। लेकिन वैदिक साहित्य अपने सही रूप में या शुद्ध रूप में उपलब्ध है या नहीं, इस बात पे प्रश्न चिन्ह है। तो इसलिए ऐसा साहित्य जिसको हम या तो पूरी तरीके से पढ़ नहीं पाए हैं या समझ नहीं पाए हैं, वो सारा का सारा आग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। इसमें सिंधु सभ्यता और वैदिक काल के साहित्य को डिस्कस करेंगे। और तीसरा ऐतिहासिक काल, जहाँ मानव लिखना पढ़ना जानता था, उसने लिखा भी टेक्स्ट, और हम उसको पढ़ भी पाए। ठीक है, ये ऐतिहासिक काल है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे दोस्तों प्राक ऐतिहासिक काल से। तो जैसा कि आपको बताया, प्राक ऐतिहासिक काल में हमारा पाषाण काल, स्टोन एज आती है। इसको हम ताम्र पाषाण काल भी बोलते हैं, कैल्कोलिथिक एज। क्यों? क्योंकि मानव ने सबसे पहले तांबे का ही प्रयोग किया था, और तांबे के साथ साथ पत्थर के औजार होते थे। तो कैल्कोलिथिक या ताम्र पाषाण काल का मतलब तांबा प्लस कॉपर प्लस स्टोन। इस पाषाण काल को दोस्तों हम 3 एज में डिवाइड करते हैं। एक तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा को बोलते हैं पैलियो स्टोन एज, मध्य पाषाण काल को बोलते हैं मेसो स्टोन एज, और नव पाषाण काल को बोलते हैं नियो स्टोन एज। जो पहले वाला काल है पूरा पाषाण काल, ये 5 लाख ईस्वी ईसा पूर्व, ठीक है, बीसी बिफोर कॉमन इरा, से लेके 10,000 बीसी तक है। फिर मध्य पाषाण काल 10,000 से लेके 7,000 ईसा पूर्व तक, बीसी तक है। और जो नवपाषाण काल है, ये 7,000 से लेके 3,000 बीसीई तक है। तो पाषाण काल को भी हम 3 पार्ट में पढ़ते हैं। तो जब भी हम स्टोन एज पढ़ें, इन 3 पार्ट को अलग अलग डिवाइड करके पढ़ें कि क्या क्या विशेषता थी, मानव ने क्या क्या किया। प्राक ऐतिहासिक काल के बाद दोस्तों फिर इतिहास का अगला कैटेगराइजेशन आता है आग ऐतिहासिक काल। इस आग ऐतिहासिक काल में हम सिंधु सभ्यता पढ़ते हैं, और अपना पूरा का पूरा वैदिक काल पढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता की एज को लेके इतिहासकारों में मतभेद हैं, सबके अपने अलग अलग मत हैं। लेकिन ये बात प्रमाणित है कि ये सभ्यता 2500 से लेके और 1500 बीसी के बीच में रही होगी। फिर इसके बाद दोस्तों वैदिक काल शुरू होता है। तो वैदिक काल को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, पूर्व या ऋग्वैदिक काल, और दूसरा उत्तर वैदिक काल। तो 1500 से लेके और 1000 बीसी तक का जो काल है, इसको ऋग्वैदिक काल बोलते हैं, क्योंकि ऋग्वेद की रचना यहीं पर हुई थी। और फिर 1000 से लेके 600 बीसी तक का जो काल है, इसको उत्तर वैदिक काल बोलते हैं, मतलब बाद का काल। तो 1000 में दोस्तों मानव ने जो है लोहे की खोज करी, और जैसे ही लोहे की खोज हुई तो मानव की पूरी संस्कृति, जो सभ्यता है, वो चेंज हो गई। और इसीलिए यहाँ से शुरू हो जाता है उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल में केवल ऋग्वेद, और उत्तर वैदिक काल में ऋग्वेद के बाद में यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन सब की क्या हुई है, रचना। तो आगे ऐतिहासिक काल में इसको पढ़ेंगे। इसके बाद दोस्तों फिर ऐतिहासिक काल आता है। तो ऐतिहासिक काल की शुरुआत होती है महाजनपद काल से। महाजनपद से मतलब दोस्तों कुछ बड़े-बड़े साम्राज्य, राज्य या किंगडम हुआ करते थे, जिनको उस दौरान महाजनपद कहा जाता था, और लगभग 600 के आसपास इसकी शुरुआत होती है बीसी से। ऐसे तो कुल 16 महाजनपद थे, लेकिन 16 महाजनपद में 4 मेन थे। जैसे मगध, दूसरा कौशल, तीसरा वत्स
और चौथा अवंती। तो फिर इनको पढ़ना है हमने महाजनपद काल को, ये कैसे-कैसे आपस में लड़े, फिर कैसे-कैसे इनका विलय हुआ और इन सारे के सारे जनपद के बाद में फिर एक डायनेस्टी डेवलप हुआ, उस वंश का नाम था शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग ने इन सब महाजनपदों को जो बड़े-बड़े थे मर्ज किया और मर्ज करके अपनी अलग डायनेस्टी या वंश बनाया, उसको कहा गया शिशुनाग वंश। अब शिशुनाग वंश को फिर ओवरटेक किया नंद वंश ने और नंद वंश का संस्थापक था महापद्मानंद। तो महाजनपद काल, उसके बाद में शिशुनाग वंश और शिशुनाग वंश के बाद फिर नंद वंश। नंद वंश का संस्थापक महापद्मानंद और इसी का अंतिम शासक था घनानंद और उस घनानंद की हत्या करी चंद्रगुप्त मौर्य ने और इसने फिर स्थापित किया मौर्य साम्राज्य। तो यहाँ से फिर हमें पढ़ना है मौर्य साम्राज्य। ठीक है, मौर्य साम्राज्य चलता रहा, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य थे, फिर बिंदुसार थे, ठीक है, उसके बाद में फिर उनके पुत्र अशोक थे और फिर अंतिम राजा बृहद्रथ थे और मौर्य साम्राज्य 137 साल तक रहा स्थापित। और जब मौर्य साम्राज्य समाप्त हुआ तो फिर भारत, जो उत्तर भारत है बेसिकली, वो दो पावर में डिवाइड हो गया। एक तो भारतीय डायनेस्टी, इंडियन डायनेस्टी, और दूसरे दोस्तों विदेशी आक्रमणकारी। तो जो भारतीय वंश थे, उन भारतीय वंश में जैसे शुंग या ब्राह्मण वंश सबसे पहले, इसके संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे। दूसरा कण्व वंश, इसके संस्थापक वासुदेव थे। फिर आंध्र सातवाहन वंश, जिसके संस्थापक शिमुख थे। और दोस्तों कलचुरी कलिंगा का चेदी वंश, इसके संस्थापक महामेघवाहन थे। ये सारे के सारे डायनेस्टी मौर्यों के बाद में डेवलप हुए और भारतीय सारे के सारे वंश हैं। इसी दौरान दोस्तों विदेशियों ने भी भारत पर अटैक करने शुरू किए और सबसे पहले आक्रमण करने वाले लोग थे हिंद यवन। और हिंद यवन जो शासक थे, इनका पहला वंश था डिमेट्रियस। ये सारी चीज़ें हम अलग अलग पढ़ेंगे आगे जाके वीडियोस में। अभी तो बस आपको मैं एक एंशियंट हिस्ट्री का स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि किस किस फॉर्म में क्या क्या पढ़ना है। हिंद यवन को हराते हैं हिंद पहलव, इनको पार्थियन भी कहा जाता है और संस्थापक था मित्रदात। फिर शक आएंगे, शकों का संस्थापक भारत में मेउस था और फिर भारत में आएंगे कुषाण और कुषाण का संस्थापक था कुजुल कडफिसस। कनिष्क, विम कडफिसस सब इसी से संबंधित थे। तो ये पूरा का पूरा उत्तर भारत दो तरह की शक्तियों में विभाजित था, एक भारतीय और एक विदेशी आक्रमणकारी। इसके बाद दोस्तों इस समस्त उत्तर भारत को एकजुट एक सिर में पिरोया और वो शक्ति थी गुप्त। तो गुप्तों ने फिर वापस ये साम्राज्य स्थापित किया और इसमें दोस्तों मेन व्यक्ति था समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत को जीता आर्यावर्त के युद्ध में, फिर दक्षिण भारत के 12 राजाओं को हराया, आठविकों को हराया और बॉर्डर के आसपास शक, कुषाण, इन सबको हराया और श्रीलंका के शासक मेघ वर्मन को भी हराया। इसीलिए समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। तो गुप्त साम्राज्य फिर वापस एस्टेब्लिश किया, एकजुट किया समुद्रगुप्त ने। खैर उसके बाद में गुप्त साम्राज्य भी धीरे धीरे पतन हो जाता है। गुप्त साम्राज्य के पतन के बहुत सारे कारण थे, लेकिन इसमें मेन कारण था हुणों के आक्रमण। तो जब एंड में हुणों के आक्रमण होने शुरू हुए तो गुप्त साम्राज्य थोड़ा सा कमजोर हो गया। अब दोस्तों ये तो हमने जो इतिहास पढ़ा, ये सारा का सारा इतिहास है उत्तर भारत का, नॉर्थ इंडिया का। लेकिन इसी दौरान दक्षिण भारत, साउथ इंडिया में क्या क्या चीज़ें चल रही थी, यहीं पर बच्चे जो है गलती करते हैं। तो दोस्तों दक्षिण भारत में इसी दौरान जब हमने मौर्य वंश पढ़ा तो यहाँ पर संगम काल था और जो संगम काल है ये तमिल भाषा का इसमें बोलबाला था और इसमें तीन प्रमुख डायनेस्टी थे। नंबर 1 चेर, नंबर 2 चोल और नंबर 3 पांड्या थे। इसमें जो चेर थे ये केरल में थे, जो चोल थे ये आंध्र प्रदेश में थे और जो पांड्या थे ये तमिलनाडु में थे। तो ये इस तरीके से पूरे के पूरे दक्षिण भारत का इतिहास है। और दक्षिण भारत, तो दोस्तों इस तरीके से ये पूरा का पूरा दक्षिण भारत का इतिहास है। और प्राचीन काल में वहाँ पे संगम काल जो था उसमें ये तीन डायनेस्टी थे। रिपीट कर देता हूँ, आंध्र प्रदेश में चोल, ठीक है, तमिलनाडु में पांड्या थे और केरल के तट पे चेर हुआ करते थे। तो ये इतिहास हमने अलग से पढ़ना है साउथ इंडिया का एंशियंट हिस्ट्री में ही। इसके बाद दोस्तों दक्षिण भारत का जो इतिहास है और जो वहाँ के थोड़ा सा डायनेस्टीज है उसमें चेंजेस आते हैं। क्या क्या चेंजेस आते हैं जरा देख लेते हैं। चेर जो थे वो एज इट इज़ रहे, ठीक है। जो चोल थे ये शक्तिहीन हो गए, पावरलेस मतलब कमज़ोर हो गए और इनके स्थान पे एक नई पावर डेवलप हुई, उसका नाम था पल्लव। और पांड्या एज इट इज़ रहे। तो चेर भी हैं, चोल शक्तिहीन है और पांड्या और पल्लव ये। और दोस्तों यहाँ पे मध्य भारत जो वर्तमान महाराष्ट्र कहलाता है, यहाँ पर एक पावर डेवलप हुई, उसका नाम था चालुक्य। तो उसके बाद फिर जो साउथ इंडिया की स्थिति है वो ये हो जाती है। और फिर उत्तर भारत की अगर हम बात करें गुप्तों के बाद में, तो यहाँ पर दोस्तों वर्धन वंश आता है या पुष्यभूति वंश। और जैसे ही पुष्यभूति वंश हम समाप्त करते हैं और ये डायनेस्टी समाप्त करते हैं
तो यहीं पे दोस्तों फिर हमारा एंशिएंट हिस्ट्री क्या हो जाता है, एक तरीके से ख़त्म हो जाता है। ठीक है। अब दोस्तों कुछ और छोटी-छोटी चीज़ें जो हमें पता होनी चाहिए एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में। जैसे ये जो आपने अभी महाराष्ट्र में चालुक्य पढ़े, तो चालुक्यों के सामंत हुआ करते थे राष्ट्रकूट, और जैसे ही चालुक्य कमज़ोर पड़े, तो राष्ट्रकूटों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया और पूरा साम्राज्य अपने कब्जे में ले लिया। तो यहाँ पर आप देखोगे दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट हैं, उत्तर भारत में गुज्जर प्रतिहार हैं, और दक्षिण भारत में है पाल वंश, और यहाँ पर पड़ता है दोस्तों कन्नौज। तो इन तीनों में लगभग 300 साल तक युद्ध हुआ, और इस युद्ध को कहा जाता है त्रिगुट संघर्ष, जिसमें बंगाल का पाल वंश था, उत्तर भारत का गुज्जर प्रतिहार और दक्षिण भारत के थे राष्ट्रकूट, और इसमें अंतिम रूप से विजय हुई गुज्जर प्रतिहारों की, और कन्नौज पहले भी इन्हीं के कंट्रोल में हुआ करता था। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों ये तो हमारा इंट्रोडक्शन हो गया कि हमने एंशियंट हिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। इसके बाद में हमने दोस्तों थोड़ा सा धर्म पढ़ने हैं, जैसे बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, और छोटे छोटे साम्राज्य वाकाटक है, कुछ और भी चीज़ें पढ़नी है। जैसे भारत पर विदेशी आक्रमण है, ठीक है, पहले ईरानी आए, फिर सिकंदर आया। तो ये सब छोटे छोटे टॉपिक कवर करने के बाद हमारा लगभग उत्तर भारत की एंशियंट हिस्ट्री कवर हो जाती है। अब दोस्तों अगला टॉपिक हमारा आता है एंशियंट हिस्ट्री में कि भाई इस इतिहास की हमें इंफॉर्मेशन मिली कैसे, जानकारी के सोर्सेज क्या हैं। तो दोस्तों अगर कभी भी आपसे कोई सवाल पूछे कि इतिहास को जानने के स्रोत या सोर्सेज, तो जैसे मैंने कैटेगराइज किया ऐसे ही करोगे। सबसे पहले होते हैं दोस्तों साहित्यिक स्रोत, लिटरेरी सोर्सेज, फिर होते हैं पुरातात्विक आर्कियोलॉजिकल, और फिर होते हैं विदेशी यात्रियों के वर्णन। अगर साहित्यिक स्रोत की बात करें तो दोस्तों एक तो धार्मिक और एक लौकिक। और धार्मिक की अगर हम बात करें साहित्य की, तो इसको भी दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक तो ब्राह्मण साहित्य और एक गैर ब्राह्मण साहित्य। तो ब्राह्मण साहित्य में पूरा का पूरा वैदिक साहित्य आता है, जिसमें वेद मतलब संहिताएं, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद आएंगे। और जो गैर ब्राह्मण साहित्य है दोस्तों, इसमें जैन और बौद्ध धर्म के ग्रंथ आएंगे। जहाँ तक लौकिक साहित्य की बात है तो इसमें कथाएं, लोकगीत, पुराण, ये सब चीज़ें आती हैं। इसके बाद दोस्तों पुरातात्विक आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं, जैसे औजार, इक्विपमेंट जो यूज़ करते थे, आभूषण, ऑर्नामेंट, मोहरें, स्टैम्प, मृत भांड, जो वहाँ पे वो बर्तन यूज़ करते थे, सिक्के हैं, ठीक है, चित्रकारी है। और दोस्तों जो अभिलेख हैं, ये भी पुरातात्विक सोर्स के अंतर्गत ही आते हैं, इसको आप अपडेट कर लेना। और फिर दोस्तों तीसरे सोर्सेज होते हैं जानने के, विदेशी यात्रियों के वर्णन। तो विदेशी यात्रियों की अगर हम बात करें तो जैसे मेगास्थनीज है, सुमाचीन है, फाहियान है, शुंगयुन है, हवेनसांग है, हवली है, इत्सिंग है। ठीक है, ये सारे के सारे चाइना के यात्री हैं, और जो दूसरे यात्री थे वो भी हमने पढ़ने हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इस तरीके से इतिहास को जानने के सोर्सेज क्या क्या हैं, वो ये हैं। इस तरीके से हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो यहीं से हमारा टॉपिक शुरू हो जाता है एक एक करके, विदेशी यात्रियों के वर्णन। तो सबसे पहले अगर हम विदेशी यात्रियों के वर्णन की बात करें तो चाइनीज यात्री आते हैं, और चाइनीज यात्रियों में दोस्तों सबसे पहले आता है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो था दोस्तों एक सिकंदर का सेनापति था, सेल्यूकस निकेटर। उस सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ठीक है। 305 में सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य पे अटैक किया था, और चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे पराजित कर दिया था। और इसके बाद फिर उसने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 304 से 300 299 के बीच में मेगास्थनीज को भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। वो इंडिया में लगभग आपका 5 साल रहा, और जो भी उसके अनुभव थे उसके ऊपर उसने किताब लिखी, किताब का नाम है इंडिका। बहुत सारी चीज़ें उसने बताई, लेकिन जो मुख्य जानकारी हमें इस किताब से मिलती है वो उस समय के समाज, सोसाइटी के बारे में मिलती है। और इसने भारतीय समाज को दोस्तों उनके व्यवसाय के आधार पे 7 भागों में डिवाइड किया था। बेसिकली हमारी वर्ण व्यवस्था थी, लेकिन ये बोलता है कि 7 आधार पे। और भी इसने काफ़ी सारे वर्णन किए हैं कि जो भारत के लोग हैं बहुत शांति प्रिय हैं, अपने काम में लगे रहते हैं, खुश रहते हैं। राजा अगर युद्ध भी कर रहा होता है तो तब भी जनता अपने काम में व्यस्त रहती है, डर का कोई माहौल नहीं है। और राजा का जो मेन काम है वो है अपनी प्रजा का कल्याण करना। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमें मेगास्थनीज की इंडिका से मिलती है। इसके बाद दोस्तों अगले आते हैं सुमाचीन। इसको चीन के इतिहास का जन्मदाता कहा जाता है। चीन में इतिहास लिखने की शुरुआत इसी ने करी। ये भारत तो नहीं आया कभी, लेकिन जब इसने चीन का इतिहास लिखा तो पड़ोसी देशों के बारे में बातचीत करेगा, तो इसने थोड़ा बहुत इंडिया के बारे में बात करी है। यहाँ से भी जानकारी मिलती है। फिर दोस्तों आएगा फाहियान। फाहियान 399 399 से लेके और 414 ईस्वी के बीच में भारत में आया, और उस समय राजा था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य गुप्त वंश का। ठीक है। तो इसकी जो जानकारी हमें, इसने किताब लिखी फो कू की, इस किताब से हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। अगला दोस्तों यात्री था शुंगयुन। 515 से 518 के बीच में ये भारत में रहा। और दोस्तों इसके जो वर्णन हैं उनसे बंगाल और बिहार के बारे में जानकारी मिलती है मुख्यतः।
फिर दोस्तों हर्षवर्धन के शासनकाल में आता है ह्वेनसांग। और ह्वेनसांग के आने की तिथि को लेके मतभेद है, कुछ 627 मानते हैं, कुछ 629, लेकिन कभी आपसे पेपर में ऐसा पूछेगा नहीं क्योंकि डिस्प्यूटेड सवाल है। लेकिन हाँ, ये भारत में 643 तक रहा, ठीक। और चीनी यात्री था। इसने जो भी भारत में अनुभव किए उसके ऊपर इसने किताब लिखी, किताब का नाम था सी यू की। अब उत्तराखंड इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि उत्तराखंड में उस समय क्या चल रहा था। तो दोस्तों जब ये ह्वेनसांग भारत आया तो उस समय उत्तराखंड में पौरव वंश का राज था, पौरव या पर्वताकार वंश। और दोस्तों इसने जो गंगा नदी है, ह्वेनसांग ने उसको महाभद्रा कहा है, इसने भारत को यिंतू कहा है और हरिद्वार को मोयुलो कहा है। आपको पता ही होगा कि उत्तराखंड में जो माप है हरिद्वार की वो इसने 20 ली बताई है, कि जो इसकी माप थी वो टोटल एरिया कितना था, 20 ली। इसके बाद दोस्तों जो अगला आता है यात्री वो था हवली। हवली के बारे में बस एक बात याद रखना कि ये ह्वेनसांग का दोस्त था और इसने ह्वेनसांग की जीवनी लिखी है, बायोग्राफी। इसके बाद इत्सिंग 675 से लेके 695 तक भारत में रहा, चीनी यात्री था। और जो बौद्ध भिक्षुक, जो बौद्धिस्ट मॉन्क थे, उनकी जीवनियाँ लिखी हैं इत्सिंग ने, तो वहाँ से भी जानकारी मिलती है। अब दोस्तों इसके बाद हमारे अगले सोर्सेज आते हैं अन्य, जैसे यूरोपियंस हैं। तो दोस्तों एक किताब है पेरिप्लस ऑफ द एरेथ्रियन सी। ये किताब एक अज्ञात यूनानी नाविक सेलर ने लिखी है, नाम इस क्योंकि इस किताब पे कहीं है नहीं। अब यूनानी नाविक ने लिखी तो कौन सी भाषा में होगी, ग्रीक या यूनानी भाषा में होगी। तो इस किताब से भी थोड़ा सा इंडिया के ट्रेड के बारे में, व्यापार के बारे में जानकारी मिलती है। और जो यहाँ पे ये शब्द आया है एरिथ्रियन सी, इसका मतलब लाल सागर से है, रेड सी से है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों अगली टर्म आती है इतिहास को जानने की, हमारे सिक्के, कॉइन्स। अगर कॉइन्स की बात करें दोस्तों, तो जो सबसे प्राचीनतम सिक्के भारत में मिले हैं उनको आहत या पंचमार्क सिक्के कहते हैं। ये चांदी से बने हुए थे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों सोने के सिक्कों का अपना एक इतिहास है, सारे पॉइंट आपको समझा देता हूँ। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्कों की शुरुआत जो की थी दोस्तों, वो मिनांडर ने करी थी, हिंद यवन शासक। लेकिन इसने सामान्य प्रचलन के लिए सिक्के नहीं चलवाए थे, केवल इंट्रोड्यूस किए थे। और सामान्य प्रचलन के लिए भारत में सोने के सिक्के इंट्रोड्यूस किए विम कड़फिसस ने, जो कुषाण का शासक था। अगर आपसे कभी पूछ ले भारत में सोने के सिक्के किसने चलवाए, तो दोस्तों हमेशा मिनांडर करके आओगे। अगर ऑप्शन में ये ना मिले तो विम कड़फिसस करोगे। इसके बाद दोस्तों सबसे ज्यादा सोने के सिक्के, गोल्ड कॉइन्स भारत में किसने चलाए, तो मौर्यों ने चलाए। सबसे ज्यादा शुद्ध प्योरेस्ट गोल्ड कॉइन किसने चलवाए, तो कनिष्क ने चलवाए। इसके बाद दोस्तों तांबे के सिक्के, तो सबसे ज्यादा कॉपर के जो कॉइन्स हैं, तांबे के सिक्के, वो कनिष्क के शासनकाल में चले, ठीक है। अब दोस्तों अगर मैं चांदी, सिल्वर, गोल्ड सब की बात करूं, तो भारत में सबसे ज्यादा सिक्के, कॉइन्स किसके शासनकाल में चले, तो सबसे ज्यादा जो मुद्राएं जारी करी वो गुप्तों ने करी थी दोस्तों। और इन सिक्कों के ऊपर लेखन कार्य, लिखने का कार्य, राजा का चित्र या कुछ भी, ये भारत में शुरू किया था हिंद यवन इंडो ग्रीक शासकों ने, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट हमारा आ जाता है प्रमुख अभिलेख। तो जो हमारे इंस्क्रिप्शंस हैं एंशियंट के, वो इंस्क्रिप्शंस भी इतिहास को जानने के बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं। तो अगली वीडियो जो मैं बनाऊंगा उसमें प्रमुख अभिलेख की बात करूंगा, ठीक है, क्योंकि ये सारे अभिलेख आपको कहीं पर भी एक जगह इकट्ठे मिलेंगे नहीं। तो इनकी जो जो सिग्निफिकेंसेज हैं, जो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, उन सब को डिस्कस करूंगा। और फिर देखो आपको हैंड टू हैंड मेरे साथ ही याद होता चलेगा। तो आज के लेक्चर में बस यहीं तक रखते हैं, क्योंकि लगभग 20 मिनट का एक लेक्चर बनाऊंगा। और इसके बाद फिर दोस्तों जो अगला लेक्चर बनाऊंगा वहाँ पे इन प्रमुख अभिलेख को डिस्कस करेंगे। और फिर वन बाय वन जो भी चीज़ आपको बताए, जैसे पाषाण काल, सबकी अलग अलग वीडियो बनाएंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, ध्यान रखना आप लोग। और चैनल से जुड़ जाओ ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, लगभग सारी चीज़ें मैं कवर कराऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू दोस्तों।